हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सिलेबस चल रहा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी है, प्लस वन क्लास के अंदर भी है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और सेम टॉपिक है हमारे। हमने क्या किया है अभी तक, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फीचर्स, ये सभी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल मैंने इसको समझाया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। चैप्टर नंबर है सेकंड, और चैप्टर नंबर सेकंड जो है क्या है, मेजरमेंट, स्केल एंड कलेक्शन ऑफ अ डाटा। कैसे हम डाटा को स्केल पर मेज़र करते हैं, मापते हैं, और कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ये नहीं है कि हम सारा चैप्टर ऐसे करेंगे, मुझे पता है कि इसमें से 4 नंबर और नेक्स्ट चैप्टर में से भी 4 नंबर का आएगा, तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगी। बट समझना बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही आसान चैप्टर है, ऐसे लॉजिकल नहीं है। ठीक है, एक तो आ सकता है कलेक्शन ऑफ अ डाटा, कितने तरह से हम कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अंदर बीच में डिफरेंस आएगा। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट ऑफ अ स्केल। इसके 4 मेथड है। 4 मेथड मतलब कि नॉमिनल जो स्केल है, ऑर्डिनरी स्केल है, और हमारा क्या इंटरवल स्केल है, और रैंकिंग स्केल है। इन चारों के बारे में समझना, यही आपके पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। ठीक है, तो अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो ये रहा मेजरमेंट स्केल्स एंड कलेक्शन ऑफ अ डाटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट का मतलब क्या है। अब सीधा इन्होंने यहाँ पे सीधा बोल दिया कि टाइप ऑफ द मेजरमेंट स्केल, लेवल ऑफ द मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना भाई। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी की अगर वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, किसी भी जब भी हम किसी की वैल्यू चेंज होते टाइम, या फिर किसी को भी हम जब स्केल पे मेजर करते हैं ना, मापते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि आपने एक स्केल देखा होगा, स्केल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ये क्या है, आप अगर मैं ये कहूँ कि आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स आप उसको मेजर करोगे, पहले उसको देखोगे कितने कहाँ पर 4 सेंटीमीटर होती है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ तक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये क्या होती है, मेजर करना, किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक डाटा के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है मेजरमेंट स्केल, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो क्या है टॉपिक है ना मेजरमेंट का, हम जब यूजीसी नेट का पेपर देते हैं ना टीचिंग प्रोफेशन के लिए, है ना, वहाँ पर भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर यूनिट आती है, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होता है ये। सो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आप आगे टीचिंग में भी जाना चाहते हैं, या फिर MBA करना चाहते हैं, MCOM करना चाहते हैं, ये टॉपिक वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके 4 पॉइंट्स हैं, नॉर्मल स्केल, ऑर्डिनरी स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो मेजरमेंट स्केल। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, एनालिसिस ऑफ अ डाटा इज ए पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा इज मेजर्ड सिस्टमेटिकली। आप अगर किसी डाटा को एनालिसिस करना चाहते हो ना, विश्लेषण करना चाहते हो, उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहते हो कि ये डाटा ठीक है या नहीं है, क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो हमें चाहिए थी क्या उसके रिगार्डिंग है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरी क्लास का डाटा आपको दिया हुआ है, बहुत सारा डाटा एकदम से मिक्स है, तो क्या आप उसको यूज़ कर पाएंगे अपने यूज़ के लिए? नहीं ना। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, प्रॉपर हम उसको मेज़र कर पाएँ, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो मेज़र करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। इन चारों तरीकों को समझने से पहले ना आपको एक छोटा सा फिगर समझना होगा। फिगर बोले तो फिगर आपको यहाँ बुक के ऊपर ही समझा देती हूँ मैं। देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि डब्बे के अंदर डब्बा है ना, फिर एक डब्बे के अंदर फिर एक डब्बा, फिर एक डब्बे के अंदर एक डब्बा है, डालते ना कि आपके पास 4 डब्बे हैं। ठीक है, और ये वाला डब्बा जो क्या है सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये वाला बड़ा है, फिर उसके बाद ये वाला बड़ा है, फिर उससे सबसे छोटा ये है। दैट मीन्स ये डब्बा इसके अंदर आएगा, ये डब्बा फिर इसके अंदर आ जाएगा, ये डब्बा इसके अंदर आएगा, फिर एक टोटल डब्बे के अंदर आप ऐसे ऐड करके ऐसे रख सकते हो, है ना। तो यही मेजरमेंट स्केल है। आपका जो ये लेवल है ना, सबसे पहले नॉमिनल लेवल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी लेवल आता है, उसके बाद आपका क्या है इंटरवल लेवल आता है, उसके बाद आपका रेशियो लेवल आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेशियो लेवल के अंदर ये तीनों चीज़ इंक्लूड होंगी, इंटरवल के अंदर ये दोनों इंक्लूड होंगे, ऑर्डिनरी के अंदर ये जो नॉमिनल है यही इंक्लूड होगा। नॉमिनल केवल एक अकेला पॉइंट है।
तो आपको अगर नॉमिनल समझ में आ गया, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, अगर आपको रेशियो कंप्लीट समझ में आ गया तो तीनों आ गए समझ में, अगर ये समझ में आया तो केवल एक इंडिविजुअल आया। तो सबसे बड़ी यूनिट जो क्या है इसके अंदर रेशो है, रेशो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे क्लास इंटरवल, देन फिर ऑर्डिनरी, देन हमारे नॉमिनल। जब हम नॉमिनल की बात करते हैं ना, तो नॉमिनल का इसको हम दूसरी फॉर्म में एक बोलते हैं कि ये कैटेगराइज फॉर्म से होता है। जब भी हम किसी डाटा को कैटेगराइज कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आपको किस तरह का हेयर स्टाइल पसंद है, हेयर कलर पसंद है, बालों में जो रंग है वो किस तरह से पसंद है, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम हमें ब्लैक पसंद है, मैम हमें रेड पसंद है, मैम हमें ब्लू पसंद है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल मैंने नोट्स बनाए क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ, ये बड़ी क्लासेस के अंदर भी आता है, इसलिए मैंने प्रॉपर इसके नोट्स बनाए हैं कि आप सभी को हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पे नॉमिनल स्केल के बारे में बात की जा रही है। तो नॉमिनल स्केल को हम क्या कहते हैं, कैटेगोरियल वेरिएबल स्केल भी कहते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी के अंदर क्या कर देते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं, सेग्रीफाई करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। देखो मैं कह रही हूँ कि आपको किस तरह का हेयर कलर पसंद है, तो आप अपनी चॉइस बताओगे कि मुझे ब्लैक पसंद है, मुझे रेड पसंद है, मुझे ब्राउन पसंद है, मुझे गोल्ड पसंद है, मुझे कोई और पसंद है ना। आप इसमें से पर्टिकुलर कलर, मैं कह रही हूँ मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो मैंने ब्लैक के ऊपर टिक लगाया, तो मैंने हेयर कलर को ऐसे डिवाइड कर दिया ग्रुप्स के अंदर। अगर मैं कहूँ कि आप क्लास के अंदर जब भी कोई आप फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या कहते हैं ना, जेंडर पूछते हैं ना, मेल है या फीमेल है। जो लड़के होंगे वो मेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो लड़कियां होंगी वो क्या करेंगी, फीमेल पे ऊपर क्लिक करेंगी। तो ये क्या है, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। तो नॉमिनल स्केल वही होता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर डाटा को क्या कर देते हैं, एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो हमारी कैटेगरी क्या होती है, क्वालिटेटिव बेस पे होती है, मतलब गुणात्मक होती है, जिसके अंदर हम की गहराई में जा सकते हैं, नंबर में नहीं होती। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल आप पोस्ट ग्रेजुएट है, फॉर्म भरते हैं ना, ये पूछते हैं ना कि आपकी लेवल क्या है, सबसे पहले आपको दिखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर सबसे हाई क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद थोड़ी सी उसके नीचे कम होती है, उसके बाद 12, 10 और उसके बाद यह है आपने कुछ भी नहीं कर रखा है ना। तो आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं ना, हाँ जी, समझ में आया। तो आपने क्या कर दिया, पूरी चीज़ को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और मैं ये कहूँ ये इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आपने नंबर 3 सिलेक्ट किया है, दैट मीन्स ये नंबर 3 किसको डिफाइन कर रहा है, नंबर 3 आपकी +2 क्लास को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपने फर्स्ट ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट किया, दैट मीन्स आपने क्या है, आपकी पीजी आपकी क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, तो नॉमिनल की अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि नॉमिनल होता है किसी भी डाटा को कैटेगरी के अंदर, किसी भी डाटा को ग्रुप के अंदर डिफाइन करना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल स्केल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनरी स्केल। ऑर्डिनल या फिर हम इसे रैंकिंग स्केल भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि यूपीएससी का रिजल्ट आपने सुना होगा कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक इस पर्सन की आई, सेकंड रैंक इस पर्सन की आई। अब जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम आया, रिजल्ट आया है, यहाँ पर भी क्या है कि कैसे दिखाते हैं कि फर्स्ट एयर 1 आया, एयर 2 आया, एयर 3 आया, सुनते हो ना। इसी तरह से जैसे क्लास के अंदर भी ऐसा होता है कि कितने बच्चों को रैंक देते ना कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा इतना अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसे रैंक देते ना। तो ऑर्डर और रैंकिंग के अंदर क्या होते हैं, कैटेगरी के बेस पर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नॉमिनल सबसे पहले क्या आती है, नॉमिनल आती है, उसके बाद ऑर्डर आता है। अब ऑर्डर के अंदर नॉमिनल की सारी फीचर होंगी, ये याद रखनी है। ठीक है, ऑर्डिनल में और रैंकिंग में क्या होता है कि आप ऑर्डर देते हो। जैसे कि इस क्लास के अंदर मैं ये कहूँ कि एक और एग्जांपल है ये, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्लास के अंदर अब क्लास खत्म होने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि क्लास का फीडबैक दो, क्लास अच्छी थी, क्लास बहुत गंदी थी, क्लास एवरेज थी, क्लास एवरेज से थोड़ा सा ऊपर थी, तो ऐसे ये स्टार बने आते हैं ना। जब आप कोई शॉपिंग करते हैं या फिर आप किसी की क्लास अटेंड करते हैं, अब कुछ दिनों के बाद मैं भी ऐसे स्टार्ट करने वाली हूँ कि कितने बच्चों को ये जो क्लास है अच्छी लगी, कितने बच्चों को नहीं लगी, सबका टेस्ट अलग अलग होगा, है ना। तो क्या होगा कि ऐसे ऑर्डर, ऐसे रैंक दी जाती है। ठीक है, तो क्लासिफाइड एंड गिव द रैंक। आप सबसे पहले आपने क्लासिफाइड किया, क्लासीफाई कैसे किया, बैड, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड एंड गुड, ये तो होगी क्लासिफिकेशन। नॉमिनल का फीचर आ गया, और उसके बाद आपने क्या किया, उसको रैंक दिया कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवें पे। जब आप नंबर से डिनोट कर देते हो उसे क्या कहेंगे हम, ऑर्डिनरी और रैंकिंग स्केल कहेंगे। ठीक है,
अब इससे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका, इंटरवल। इंटरवल की बात की जाए, इंटरवल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस को बोला जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस। इंटरवल का मतलब होता है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे कि आप अभी अपने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर के अंदर, कि 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, ऐसे होता है ना, ऐसे 10, 10 से 20, 20 से 30, इनके बीच में क्या है? सबके बीच में 10 का ही डिफरेंस है। तो इंटरवल स्केल क्या होती है? जब हम उनको फिक्स डिस्टेंस के ऊपर मापते हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 से 20 नंबर के बीच में ना 5 बच्चों के नंबर आए हैं, किसी के 4 आए, किसी के 2 आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, किसी के 5 आए हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 से लेके 20 नंबर के बीच में ना 8 बच्चों के नंबर आए हैं, तो मतलब कि 10 नंबर से लेके 20 नंबर के बीच में 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर आए हैं। अगर मैं कहूँ कि 90 से लेके 100 नंबर के बीच में केवल 2 बच्चों के ही नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक फिक्स इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर इसका एक बात और इंपॉर्टेंट है, जहां पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेशो स्केल। रेशो स्केल की बात की जाए तो रेशो स्केल के अंदर भी इस तरह से होता है, परंतु इंटरवल, अब मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले नॉमिनल आएगी, फिर ऑर्डिनली आएगी, फिर इंटरवल आएगी, देन उसके बाद क्या आएगी? रेशो आएगी। रेशो के अंदर ये सारे गुण होंगे जो अभी तक हमने पढ़े। नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा कि कैटेगरी के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर देंगे, डाटा को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ऑर्डिनल और रैंकिंग में हमने क्या पढ़ा कि कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? नंबर देंगे। इंटरवल में हमने क्या पढ़ा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर हम बच्चों को लाई करेंगे, इस हिसाब से हम डाटा को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और रैंकिंग में क्या होगा? इन सभी के फीचर होंगे। ठीक है, बट रैंकिंग के अंदर ये एक डिफरेंस है जो सबसे डिफरेंशिएट करता है। रैंकिंग के अंदर जीरो का मीनिंग होता है। हमने यहाँ पढ़ा कि इंटरवल के अंदर जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता। नो फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, ना तो इसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता और ना ही इस जीरो का मतलब होता है। जैसे कि हम ये कहते हैं ना 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 साइज ड्रेस है। जैसे छोटे बच्चों की ड्रेस लेते हैं ना, ये कहते हैं ना कि 0 साइज की ड्रेस दे दो भाई। तो इंटरवल के अंदर जीरो का कोई भी मीनिंग नहीं होता, बट रेशियो के अंदर इनका मीनिंग होता है। ऑर्डर वाइज होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है, और जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। ठीक है, समझ में आई? ये थी हमारी कुछ एक स्केल जो आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। देखिए बुक में आपको ये इसी तरह से दिया हुआ है, मैंने प्रॉपर इसको डिफाइन किया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ऑर्डर के अंदर 1 2 3, इंटरवल के अंदर आपको पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, परंतु ये फिक्स होगी। एंड रेशियो के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं डाटा के बारे में। ये देखो यहाँ पर इन्होंने डाटा, कहीं डाटा होता भी होगा ना, डाटा किसे कहेंगे हम? डाटा का मतलब क्या है? जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, चाहे वो आपके यूज़ में है, चाहे वो आपके यूज़ में ना हो, बट डाटा कलेक्ट किया जाता है ना। पर डाटा होता क्या है? जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है हमारे द्वारा, ठीक है, और उसका हम यूज़ करते हैं, और कई बार हम उसका यूज़ भी नहीं करते, वैसे ही हमें मिल जाती है ना। तो क्या कह रहा है? डाटा रेफर टू एनी ग्रुप ऑफ द मेजरमेंट्स दैट हैपन टू इंटरेस्ट अस, दीज मेजरमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन द डिसीजन मेकिंग अस। ये कह रहे हैं कि डाटा हमें किस लिए यूज होता है? डाटा हम किस लिए कलेक्ट करते हैं? कोई भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, कोई भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसका यूज किस लिए करते हैं? फॉर अ डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिए है तो हम उसका डिसीजन ले सकते हैं, उसकी हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं। अब देखो मैं कह रही हूँ कि मुझे +2 क्लास के बच्चों के ऊपर एनालिसिस करना है। ठीक है, +2 क्लास के बच्चों के ऊपर एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनसे डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब मैं गई क्लास के अंदर मैंने देखा कि क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो उन सबका डाटा मैंने उठा लिया, सबका डाटा मैंने ले लिया है। अब डाटा उठा लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी? उसको बायफॉर्गेट करूँगी। मुझे डिसीजन ये लेना है कि गर्ल्स कितनी इम्प्रूव कर रही हैं,
या फिर मैं ये देखूंगी कि बॉयज़ कितने इम्प्रूव कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इस चीज़ को फिर डिवाइड कर दूंगी। फिर जो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं उनका फिर डाटा आगे डिवाइड कर दूंगी। तो डाटा क्या है, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे नॉर्मली इन दोनों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कि डाटा हमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम ये बोलते हैं ना, डाटा हमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट आपको ये पता होना चाहिए डाटा और इन्फॉर्मेशन में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। अब देखो, डाटा हमारे पास काफ़ी सारा है, पूरी क्लास का क्या है, ये डाटा है। बट हमें क्या चाहिए, केवल गर्ल्स का चाहिए। तो इसको रिसाइकल करेंगे, रिफाइन करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस होगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल के साथ, कच्चे सामान के साथ हमने बढ़िया पैंट शर्ट बना दी, कॉटन रुई के साथ हमने क्या बनाया है, पैंट शर्ट बनाई है। तो ये इसको हमने क्या किया, ये तो हो गया हमारे पास डाटा और ये हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें मिलेगी, जो हमें पूरी कहते हैं ना कि सही सलीके से मिल रही है, सामान ऐसे जचा हुआ मिल रहा है। एक ऐसे बिखरा हुआ है वो डाटा होगा, और जो बिल्कुल जचा हुआ, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होगा वो उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो डिफरेंस देखो बच्चे क्या है, इसको मैं वैसे आपको अलग से दिखाती हूँ, मैंने अलग से आपके लिए लिखा है। डाटा क्या होता है, डाटा मीन्स रॉ फैक्ट, जो बिल्कुल रॉ होता है, जिसके ऊपर हमें अभी प्रोसेस करने की ज़रूरत है। अभी मेरी क्या रिसर्च चल रही है कि ये देखना है कि कोविड से कितने जो बच्चे हैं उनकी डेथ हुई है। तो मेरे पास कोविड से मरने वालों की, कोविड से डेथ होने वालों की सारी डिटेल है, बट मुझे केवल क्या देखनी है, चाइल्ड की देखनी है। ठीक है, तो मुझे इसको रिफाइन करना पड़ेगा कि मैं पहले जो जेंट्स हैं उनको अलग करेंगे, लेडीज़ है उनको अलग करूँगी, तो और बाकी बचे जो चिल्ड्रंस की मुझे लेनी है, चाइल्ड्स की लेनी है, उनको मैं अलग करूँगी। पर मेरे पास पूरा डाटा है। तो डाटा एक तरह से रो होता है, जो कि गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी सोर्स के थ्रू या फिर कहीं से भी। ठीक है, वो एक तरह से रैंडम होता है। बट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन एक तरह से फैक्ट होता है जो पर्टिकुलर इवेंट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब मेरा पर्टिकुलर इवेंट और सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रंस की देखना कि कितने बच्चों की कोविड के कारण डेथ हुई है ना। ये क्या होता है, रिफाइंड होता है। रिफाइंड का मतलब कि प्रॉपरली छना हुआ होता है, इसमें से हमने बच्चे छाटे हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेसिंग इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। आगे कहते हैं कि व्हाट इज इट, ये क्या कैसा होता है। ये एक तरह से जस्ट टेक्स्ट और नंबर में होता है कि इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, ये है। बट ये रिफाइंड फॉर्म में होता है। हमें चिल्ड्रंस की चाहिए तो हम चिल्ड्रंस की ही लेकर चलेंगे। बेस्ड ऑन, डाटा क्या होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, डाटा हमारे रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है। जो अभी तक गुजर चुका है, जो अभी हमने देखा है, डाटा हमारा वो होता है। बट इंफॉर्मेशन हमारी एनालिसिस होती है। हम इनके ऊपर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो हमारा कंक्लूजन निकलता है ना, वो हमारे काम में यूज करते हैं। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सेकंड स्टेप है। बट डाटा हमारा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा में से आप छानोगे कि मुझे इतने की ज़रूरत है, इतने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास के अंदर मैंने देखा कि 50 बच्चों में से मेरे को केवल गर्ल्स की चाहिए। तो गर्ल्स की क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है और ये हमारा डाटा है। ठीक है, आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, जो डिफरेंस करके बता रही हूँ, समझ में आ रही है। फॉर्म मतलब कि डाटा किस तरह से होता है, डाटा आपका अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि बिल्कुल बिखरा हुआ, आपको उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। डाटा कई बार ऐसे भी हो सकता है यूजफुल ना हो। अब देखो, हमें बॉयज़ का डाटा नहीं चाहिए था बट फिर भी हमें मिल गया, है ना। अब हमें गर्ल्स का चाहिए था, गर्ल्स को लेने के लिए हमें पूरी क्लास को देखना पड़ेगा, पूरी क्लास के साथ साथ हमें बॉयज़ का भी मिल गया, राइट। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल डाटा को बोलेंगे डाटा, बट हमें पर्टिकुलर उसको चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें ढूंढना होता है वो हमेशा ऑलवेज यूजफुल होता है। कई बार ये हमें यूजफुल नहीं होता क्योंकि हमारे पास बॉयज़ का हमें नहीं चाहिए था, तो ये यूजलेस है। स्पेसिफिक की बात की जाए, डाटा क्या हम प्रॉपर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढते हैं, है ना।
उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जो हमें नहीं चाहिए थी फिर भी हमें रिसीव हो गई है, राइट। तो कई बार हमारे पास क्या है, डाटा स्पेसिफिक नहीं होता या इंफॉर्मेशन हमेशा स्पेसिफिक ही होगी। और लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो इसको आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा कि इनका डिफरेंस क्या है। अब मैंने आपको बोला था अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे पहले आपको क्या कलेक्ट करना होगा, डाटा, क्योंकि डाटा के ऊपर आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। इसमें से जो आपको नहीं चाहिए तो उसको निकाल दोगे, जो चाहिए था उसको कलेक्ट कर लोगे, है ना। जो चाहिए था उसको क्या कर दोगे, निकाल दोगे, जो नहीं चाहिए, जो चाहिए था उसको कलेक्ट कर लोगे। और जो कलेक्ट किया है पूरी तरह से रिफाइंड हो चुका है वो क्या होगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको मैं पूछ सकती हूँ कि क्या चीज़ पहले आ रही है, पहले नंबर पे डाटा आ रहा है, उसके बाद इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। तो डाटा हमारा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको डाटा के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। डाटा कभी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बट इन्फॉर्मेशन विदाउट डाटा के पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जो डिफरेंस था आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि डाटा कितने टाइप का होता है। डाटा हमारा कितने टाइप का होता है, डाटा हमारा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। दोनों के बीच में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा आपको, और एग्जाम के अंदर यही आता है आपके, जो आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो आपके +1 +2 के बच्चे देख रहे हो, तो आपके एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे, क्या इनका मतलब होता है। देखो डाटा आपका दो तरह का होता है, प्राइमरी डाटा एंड अ सेकेंडरी डाटा। देखो बच्चे, जब हम प्राइमरी बात कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट, सेकेंडरी की बात करी जा रही है तो दूसरे नंबर। अभी जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल समझिए, देन आपको उसके बाद मैं क्लियर समझा देती हूँ। अब देखो मुझे क्या चाहिए थी, +2 क्लास के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, +2 क्लास के ऊपर मुझे डाटा कलेक्ट करना था, और मेरी रिसर्च चल रही है, ठीक है जी, क्या चल रही है, मेरी रिसर्च चल रही है, तो मुझे डाटा कलेक्ट करना है। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं स्कूल गई, ठीक है, मैंने +2 क्लास को सिलेक्ट किया, +2 क्लास में से जितने बच्चों का है डाटा मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ कि कितने बच्चे डेली प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने बच्चे नहीं हो रहे हैं, कितने बच्चों के टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, कितने बच्चों के टेस्ट में कम नंबर नहीं आ रहे हैं, उन सबको मैं खुद जाके कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मेरा मेन पर्पस क्या है कि मुझे +2 क्लास का डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं कहाँ गई, स्कूल गई, तो मुझे मेरा पर्पस नजर आया ना, तो मैं तब गई। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो इन्वेस्टिगेटर है उसका पर्पस होगा उस डाटा को कलेक्ट करने के पीछे, तो वो जाएगा और अपना फर्स्ट हैंड डाटा को कलेक्ट कर लाएगा। फर्स्ट हैंड डाटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया है और अपने हाथों से खुद इसको पहली बार लिखा है, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात, अगर यही डाटा जो मेरा जो फर्स्ट हैंड डाटा है अगर कोई और यूज कर रहा है, मेरे लिए तो फर्स्ट हैंड था बट दूसरे पर्सन के लिए क्या है, वो सेकंड हैंड डाटा हुआ, जो कि मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे, ठीक है। जो प्राइमरी डाटा होता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद हिमसेल्फ कलेक्ट किया जाएगा, बट सेकेंडरी डाटा हमेशा आउटसाइडर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, तनु, और मेरा ब्रदर, अगर उसको सेम डाटा के उसको भी क्या करना है, +2 क्लास के बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मुझे तो पूरी +2 के बारे में लेनी थी, बट मेरे जो ब्रदर है उनको क्या करना था, उनको केवल +2 क्लास के गर्ल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो जो मेरा डाटा है उसमें से वो क्या करेगा, बॉयज एंड गर्ल्स के डाटा को क्लासिफाइड कर लेगा। तो उसके लिए ये डाटा जो है वो इंफॉर्मेटिव नहीं हो सकता और ये डाटा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। ये इसका डिफरेंस है बच्चे, मैं इसलिए इसको इतना डीपली समझा रही हूँ क्योंकि ये जो इतने पॉइंट समझाए हैं ना मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसके डिफरेंस में आएंगे। फिर ये कहेंगे कि बच्चे कि मैम ये कैसे होगा, तो इसलिए पहले एग्जाम्पल समझिए, फिर उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस में एक्चुअल में ऐसा लिखा क्यों हुआ है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं होता जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी डाटा जो हम यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं होता वो हमारे लिए प्रॉपर एक्यूरेट सही मिले। उसके अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू नीड। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस डाटा को एडजस्ट करते हैं। अब हमें गर्ल्स का चाहिए तो गर्ल्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पर मुझे तो पूरा चाहिए था ना, तो मुझे कोई चीज़ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अपनी स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करने के लिए इस डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है जी। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बहुत आसान सा है, बस इनके बीच में यही डिफरेंस था जो भी मैंने आपको समझाया है। ये आपके लिए ही नोट्स बना रखे। अगर आपको इनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने एक सेपरेट चैनल बनाया है जहाँ पर आपको केवल और केवल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसे कि अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है 2022 और 2021 के वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, और बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, आईएफएस और ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेट का जो आपका सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल का नाम ही यही है, क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, आप वहाँ पर विजिट कीजिए। जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया इसी तरह से इस वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंस के ऊपर पहुँचते हैं। डिफरेंस क्या है, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर देमसेल्फ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मैं थी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, तनु ने क्या किया कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, खुद डाटा कलेक्ट किया है, बट डाटा कलेक्ट बाय द समवन एल्स फॉर द सम अदर पर्पस। सेकेंडरी डाटा हमेशा क्या होता है, किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब मेरा डाटा ये मेरे ब्रदर यूज कर रहा है, उसके लिए जो मेरा डाटा है वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक डिफरेंस आ जाता है, रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा मतलब कि जो मैं खुद उसको कलेक्ट कर रही हूँ वो मैंने खुद अपने सामने कलेक्ट किया, रियल टाइम में किया है, मैंने किसी का वैसे उठाया नहीं है, मेरा खुद का टाइम लगा है, उसमें एक्सपेंडिचर्स, उसमें मेरा खर्चा बहुत हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं, इसका नेचर कैसा है इस डाटा का कि ये रियल टाइम में होता है। नेक्स्ट ये कहते हैं सेकेंडरी डाटा किस नेचर का होता है, वो पास टाइम होता है। नॉर्मल सी बात है। अब मैंने तो इस डाटा को कलेक्ट किया था आज, जैसे देखो कि 1 दिसंबर 2022 है, मैंने इस डाटा को आज कलेक्ट किया है। ठीक है, ये मेरा रियल टाइम है। ठीक है, बट मेरे ब्रदर को किस दिन चाहिए था, ये 1 जनवरी 2023 को इस डाटा की जरूरत पड़ी। उसने देखा कि ये डाटा रखा हुआ है, किसी और का रखा हुआ है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या है, पास्ट टाइम। ऐसा डाटा जो पास्ट में हुआ था, ऐसा डाटा जो पास्ट में लिया था, उसको आप यूज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जा रही है, जो प्राइमरी डाटा होता है हमेशा रो फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, वेल डिफाइंड फॉर्म में होता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे डाटा इकट्ठे होंगे। +2 क्लास में ऐसे मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया होगा जो मेरे यूज़ में भी ना हो, पर एट द टाइम मैं उसको सबको कलेक्ट कर लूँगी। बट अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक पर्पज़, मैं उसको क्या करूँगी, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लेके आना पड़ेगा। तो जो प्राइमरी डाटा होता है हमेशा रो में होता है, और सेकेंडरी डाटा हमेशा रिफाइंड फॉर्म में होता है। तो इसकी फॉर्म कैसी होती है, प्राइमरी हम प्योर और रो होती है। हम प्योर मतलब कि जो बिल्कुल ठीक है, और रो का मतलब जो बिल्कुल आपको अरेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं ना कि कॉटन से हमें कपड़े बनाने हैं तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा। बट सेकेंडरी डाटा क्या होती है, पूरी तरह से रिफाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने खुद जाकर सामान इकट्ठा किया है, तो नॉर्मल सी बात है, मेरा टाइम कितना कंज्यूम होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा एज कम्पेयर टू मेरे ब्रदर के, क्योंकि उसको पका पकाया सामान मिल रहा है ना, पका पकाया मटेरियल मिल रहा है। तो क्या है कि जो प्राइमरी डाटा के अंदर आपको टाइम और आपका जो एक्सपेंसिव है ज़्यादा कंज्यूम होगा एज कम्पेयर टू देयर सेकेंडरी डाटा। ये इकोनॉमिकल होता है। मैंने एक पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि ये जो पूरा पेज है ना प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर था। नेक्स्ट एकदम से पीछे पेज मैंने किसी और टॉपिक से शुरू कर रखा था, तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है। पर मैं आपको अलग से कॉपी पे समझा रही हूँ
तो समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट बात की जाती है कि प्राइमरी डाटा क्या होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा की। क्यों? क्योंकि देखो, अब मेरा डाटा है, मैंने कलेक्ट किया है, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से कलेक्ट किया है। इसका किसी वर्ड अगर मैंने लिखा है तो इस वर्ड का मतलब मुझे पता है कि मैं इस वर्ड का मतलब किस तरह से ले रही हूँ, बट दूसरे पर्सन को तो नहीं पता मैं किस वर्ड से ले रही हूँ। तो प्राइमरी डाटा हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट होता है और सेकेंडरी डाटा इतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बन गई है प्राइमरी की, इसके जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है, सेकेंडरी का करना है। ये टाइम प्लस एक्सपेंसिस होती है। दूसरा इसके अंदर कहते हैं कि ये रो फॉर्म में होती है। तीसरा ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, चौथी बात अगर बात की जाए, चौथे नंबर पे क्या आया था कि ये मोर एक्यूरेट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है ये फर्स्ट हैंड होता है। फर्स्ट हैंड तो मैंने बता दिया कि मैंने खुद किसको कलेक्ट किया है तो ये फर्स्ट हैंड ही मिलेगी। ये सेम पर्सन के द्वारा यूज की जाती है। अब डाटा किसने कलेक्ट किया है, डाटा तनु ने कलेक्ट किया है, मैंने कलेक्ट किया है, तो कौन यूज कर रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो मैंने डाटा कलेक्ट करना शुरू करा ना। तो ढूंढा किसने, तनु ने, मैंने, पर्पस क्या था मेरा, स्पेसिफिक, इसी के लिए मैं इसको क्या करूंगी, यूज करूंगी। तो ढूंढने वाला इंसान और यूज करने वाला इंसान प्राइमरी डाटा के अंदर क्या होता है, सेम होता है। बट इसके अंदर क्या होता है सेकेंडरी डाटा के अंदर, आप देखो ढूंढा किसने था, तनु ने ढूंढा था। यूज कौन कर रहा है, मेरा ब्रदर कर रहा है। तो ढूंढने वाला इंसान और यूज करने वाला इंसान इसके अंदर दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सेम भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि मैं फिर एक नई इन्वेस्टिगेशन करने लगी 1 जनवरी 2023 को, तो मैं मेरा डाटा खुद दोबारा से यूज कर सकती हूँ या फिर मेरा डाटा कोई और यूज कर सकता है। बट प्राइमरी डाटा हमेशा क्या होता है, सेम पर्सन ही यूज करेंगे। ठीक है, ये इसके कुछ एक डिफरेंस है जो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास ऊपर पहुंचते हैं। ये देखो इसके अंदर यही लिखे हुए हैं सारी बातें जो मैंने आपको ऐसे कॉपी पे ऊपर लिख के समझाई है। प्राइमरी डाटा क्या होती है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है प्रेफर करता है टू कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी एंड यूज द डाटा, इट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा, उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी डाटा क्या होती है, सेकेंडरी डाटा इज नॉट ओरिजिनेटेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, उन इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद इसको खोजा नहीं जाता, खुद इसको क्रिएट नहीं किया जाता है, बट स्टिल ही यूज द डाटा कलेक्टेड बाय द समवन एल्स और बाय द सम अदर एजेंसी, वो किसी और एजेंसी किसी और के डाटा को यूज करता है। जैसे कि अगर मैं बैंकों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना लग जाऊं तो मैं हर बैंक में तो नहीं जा सकती, क्या मैं आरबीआई के डिपार्टमेंट के अंदर जा सकती हूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की एक प्रॉपर एक वेबसाइट है, आरबीआई की प्रॉपर एक वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो मैं उसकी वेबसाइट के से जो भी डाटा मुझे मिलेगा वहां से मैं कलेक्ट करके क्या कर लूँगी, कलेक्ट करके मैं खुद उसको अपने इन्वेस्टिगेशन में अपने जो रिसर्च में शो ऑफ करूँगी। तो आरबीआई का डाटा हो गया, कोई बुक हो गई, ठीक है, कोई बुक हो गई जिसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, या फिर कोई जर्नल हो गया, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़पेपर हो गया, मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज जिसके थ्रू आपने नहीं कुछ मेहनत की बट आप क्या कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टाइम, लेबर, मनी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी पता लगी होगी। प्राइमरी डाटा के अंदर कम एक्यूरेसी होती है, सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। प्राइमरी डाटा के अंदर टाइम और लेबर और मनी सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होती है, प्राइमरी में खुद जाकर हम कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में हम किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्राइमरी के अंदर हमारा क्या होता है, मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, बट सेकेंडरी के अंदर हमारा कोई अदर पर्पस होता है, ठीक है, जिसके लिए हम किसी और का डाटा यूज़ कर सकते हैं। जो डाटा की जो क्रिएशन है, ओरिजिनल जो डाटा होगा वो प्राइमरी होगा, बट सेकेंडरी डाटा हमारा ओरिजिनल नहीं होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाता है सोर्सेज ऑफ द प्राइमरी डाटा। सोर्सेज क्या है हमारे प्राइमरी डाटा की, प्राइमरी डाटा के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। अब देखो मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, अब मुझे क्लास में जाके बच्चों के बारे में ऑब्जर्व करना था, बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेनी थी, आराम से बता देंगे। अगर मैं किसी ऐसे इन व्यक्तियों की मैं
डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं ड्रिंक की बात करूँ, कौन कौन शराब पीता है? क्या कोई सीधा ये कहेगा कि मैं पीता हूँ? बहुत कम पर्सन होंगे जो ये कहेंगे, बट किसी को गिल्टी फील होगा ना। उस गिल्टी फील ना हो, किसी को इस तरह से गंदा महसूस ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटिव से पूछेंगे। एक ये तरीका भी है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करें कि क्वेश्चन बना के, मार्केट में कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे सर्वे के लिए आते हैं, सर्वे। हाँ, इसका एक और डिफरेंस ये रहा कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। प्राइमरी डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। एक सेकेंड, प्राइमरी डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, सर्वे करके, ऑब्जर्वेशन करके, इंटरव्यू लेके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट सेकेंडरी डाटा के अंदर हमारे पास रिपोर्ट होती है, जर्नल होती है, पब्लिकेशन होती है, बुक होती है, ठीक है। इनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू क्या होती है? यूपीएससी का इंटरव्यू देखा है कि जिसके अंदर आपको 5 पर्सन सामने वाले बैठे होंगे, यहाँ पे बैठा होगा वो स्टूडेंट जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये होता है इंटरव्यू। अगर ये पर्सन इससे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो बाकी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी क्या है, ये डर तो नहीं रहा, इसके अंदर एंजाइटी तो नहीं हो रही, इसकी गेस्चर, इसका पोस्चर, ये चेकआउट किए जाते हैं, ठीक है। सर्वे का मतलब क्या होता है, मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कितने जने ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल ले रही हूँ इसका, कोई इंसेक्टा सोल्यूशन नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो फर्नीचर के अंदर दीमक लगते हैं, छिपकलियों का छुटकारा करवाते हैं, इस तरह की कोई कंपनी है। चूहों से कहते हैं ना कि चूहे भगाओ, हमारे पास है आइडिया कुछ। वो क्या कर रही है, वो ये देख रही है, वो एक पर्सन है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बता रहा है लोगों को। उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फिल करना है। जिस तरह से जिसका भी इंटरेस्ट रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि हमारे तो घर है ही नहीं, वो उनके ऊपर क्या करता रहेगा, टिक करता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है सर्वे। सर्वे से भी हम क्या करते हैं, अपनी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चनरी, ये क्वेश्चनरी ही होती है जिसके अंदर हम सर्वे करते हैं, क्योंकि सर्वे के अंदर एक क्वेश्चन ऑफ लिस्ट होती है, क्वेश्चन ऑफ लिस्ट होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बना लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर कौन करता है, जिनके पास हम सर्वे करने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर सोर्सेज की बात की जा रही है। सोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकें। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सीधा हम किसी के पास जा रहे हैं, धड़ल्ले से, कोई डर नहीं है किसी भी तरह से, ना उसको गिल्टी फील होगा ना हमें गिल्टी फील होगा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने में। तो हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिससे क्या है, सामने वाले के सामने बिल्कुल हम बातें कर पाएँ। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब क्या किया था, 2021 के अंदर घर घर आके पूछ रहे थे ना कि आपको कितनी जो वैक्सीन है लग चुकी है, कितनी नहीं लगी, कब लगी है, वो आप उसको आराम से बता देते हो। वोटर आईडी कार्ड वाले भी आते हैं वोट के टाइम कि आपकी वोट बन गई है, नहीं बनी तो हम बनवा देंगे, आपके ये इन्फॉर्मेशन, आपके ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये होती है पर्सनल मतलब कि ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली उसके से पर्सनली मिलकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा के अंदर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात, अब ये ना बहुत छोटे छोटे आसान से पॉइंट है, इसको बस आप रीड आउट कर लेना, अगर आ गया तो आप इसको लिख देना, अदरवाइज इस तरह के सोर्सेज जो है वो बहुत कम आने के चांसेस मिलते हैं। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी में 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आ सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए, और ये ना हो कि कोई भी चैप्टर से टॉपिक छूट जाए। तो इसलिए मैं इसको 1 घंटे के अंदर सारा चैप्टर कवर करवा रही हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना वो हो चुके हैं, बट एक टॉपिक रहता है सेकेंडरी मार्केट के जो सोर्सेज है ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी इनके बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात में। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस पर्सन से आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना, आप उससे डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम वाइन का ही लेंगे। शराब पीने वाले अगर इंसानों से पूछेंगे कि आप कितनी शराब पीते हैं डेली, महीने में, तो वो क्या बता पाएगा, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटिव से, उसके फ्रेंड्स से, है ना। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि मम्मी पापा अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए उसके क्या पूछते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं कई बार कि बच्चे भाई ये जो तेरा दोस्त है ये क्या करेगा आगे जाके, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा। तो ये इनडायरेक्ट डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरोस्पोंडेंट।
कोरोस्पोंडेंट का मतलब होता है कि आप, इसका एग्जाम्पल आपका न्यूज़ चैनल का बन सकता है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है न्यूज़ चैनल का। कोरोस्पोंडेंट का मतलब होता है एक एजेंट या फिर एक एजेंसी। आज तक वाले हैं, आज तक वाले हैं, ठीक है, ये बैठे हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जितने फर्दर स्टेट्स हैं, ठीक है। अब सबकी जगह यहाँ पर न्यूज़ होती है, सबकी जगह यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो आज तक वाले क्या, जब कुछ घटना घटेगी हरियाणा के अंदर, क्या गाड़ी लेके फटाफट भागते आएंगे? ऐसे आएंगे? नहीं ना। क्या गाड़ी लेकर वो यहाँ जाएंगे? नहीं ना। तो आज तक वालों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर इन बंदों को अपॉइंट कर रखा है। जब भी यहाँ की कोई भी न्यूज़ हो तो आपको क्या करना है, शूट करनी है, रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड करके हमें पहुँचानी है, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसके थ्रू आ रही है, आपके कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू आ रही है, आपके एजेंट के थ्रू आ रही है, या इसको हम बोल सकते हैं कॉरेस्पोंडेंट, ठीक है। समझ में आया? तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर दिखाती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट अ लोकल एजेंट एंड कॉरेस्पोंडेंट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जो मेन कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट एरिया पर लोगों को अपॉइंट कर देते हैं और उनको वहाँ जाके क्या करनी होती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, कलेक्ट करनी होती है। वो किसी भी इशू के ऊपर हो सकती है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, ठीक है। वो हड़ताल हो सकती है, भूखमरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस सब के ऊपर क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या करता है, वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। अब देखो आज तक बैठा है दिल्ली के अंदर, मेन हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर, ये पूरे इंडिया को कवर कर रहा है, पूरे इंडिया को कवर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वाइड एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सक्सेसफुली क्या कर देती है, कैपेबल है। पर इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आया इस इन्फॉर्मेशन को, तो मैं उस आगे जब पहुंचाऊंगी ना इस इन्फॉर्मेशन को, तो मैं उसे उसी फॉर्म में बताऊंगी। कुछ एक ऐसी बातें हो जाती है जब हम क्या है, हम उस चीज़ को मोल्ड कर देते हैं, हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे हमें सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को छान कर। ऐसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी और आपने क्या कर दिया, इतने से में आपको आप एक्सप्लेन कर देती हो। तो आपके पास जो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी ना, उसमें से जो आपको मेन लगा आपने वही पहुंचाया। तो इसमें क्या होती है, बायसनेस की जो पोजीशन आती है, जो ओरिजिनल डाटा होता है ना, वो कई बार कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक डीमेरिट्स है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कि मेल क्वेश्चनरी मेथड। मेल का मतलब समझते हैं, ईमेल, जीमेल। जैसे हमारी भी मेल है conceptualstudy.398@gmail.com। अगर किसी बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो उसका कमेंट शो नहीं हो रहा है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो क्या करता है, हमारी मेल के ऊपर कमेंट करता है। तो क्या है, कई बार हम क्या है कि हम क्या करते हैं, सर्वे के दौरान जब हमें कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम काफ़ी सारे मान लीजिए क्वेश्चन बनाए, ऐसे क्वेश्चन बनाए, फटाफट क्वेश्चन बनाए, हमने क्या कर दिए, इनके ऊपर ऑप्शन रख दिया, यस नो यस नो यस नो यस नो। आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म फिल करते हैं, आपने वहाँ देखा भी होगा, राइट। तो क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए आप सबके पास क्या कर देते हो, मेल कर देते हो। तो क्वेश्चनरी मेल क्वेश्चनरी क्या होता है, क्वेश्चन बना के आप हर एक, जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके पास क्या कर रहे हो, मेल करते जा रहे हो, ठीक है। मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर करना थ्रू मेल के थ्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर। क्या कह रहा है, कोई भी, ये भी एक तरह से क्वेश्चनरी की तरह ही होता है, बट यहाँ पर आप मेल नहीं करते, यहाँ पर आप पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे मैंने आपको सर्वे में बताया ना, सर्वे वाले जाते हैं, सर्वे वाले इसी तरह के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, मेल की बजाय, ऑनलाइन की बजाय आप हाथ में लेके चलते हैं, लोगों से उनकी डिमांड के बारे में पूछते हैं
कि आपको इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस तरह के प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, कितनी बार आपने यूज़ किया है, कितनी बार इस दुकान पर आए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ से आप खुद जाते हैं और तब जाके आपको क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो इन्यूमरेटर होते हैं वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, मतलब कि जैसा इन्फॉर्मेशन उन्हें बोली है वैसी एज इट इज़ आप लाकर कंपनी को दे दो। क्या होना चाहिए, पेंसटेकिंग होना चाहिए एंड टेक्टफुल एज दे हैव टू बी डील विद द पर्सन इन द डिफरेंट नेचर। आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं। कई खुश मिजाज के होंगे, कई गुस्से से भरे होंगे कि क्या फालतू में हमारा टाइम खराब करने आएगा, होते हैं ना। तो उन सभी के साथ आपको डील करने आने वाले पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन सही ढंग से हम कलेक्ट कर सकें। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हर एक इंसान का, आप देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है, आपको पढ़ाने का मूड बहुत अच्छा है, तो मैं आपको हर चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी फटाफट फटाफट फटाफट, और हर एक डीप में चली जाती हूँ मैं, है ना। जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता, क्या पता मैं वीडियो ही ना बनाऊँ, क्या मैं बच्चों को पढ़ाऊँ ही ना हूँ, ठीक है। अगर पढ़ाया तो आधा अधूरा ऐसे कुछ कुछ बता दूँ मैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है पूछने वाले के माइंड पे भी और बताने वाले के माइंड पे भी। इन्फॉर्मेशन तभी आपको सही करेक्ट मिलेगी जब दोनों का माइंड क्या हो, बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल अच्छा हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं, हमेशा फ्रेश माइंड के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे किसी के साथ किसी के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हो, तभी आप किसी के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे, आपके प्राइमरी डाटा के सोर्सेज थे, किस तरह से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी डाटा हुआ यहाँ पर फिनिश। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा के बारे में। सेकेंडरी डाटा का मतलब आपको समझ में आ गया हो, ऐसा डाटा जो क्या है किसी सेकंड पर्सन के द्वारा फिर किसी और पर्सन का डाटा आप यूज कर रहे हो। अब एक आप जैसे कि मैंने अपना ही एग्जांपल लिया, मैंने डाटा को कलेक्ट किया, मेरे लिए वो प्राइमरी था, बट मेरे ब्रदर ने उसी डाटा सेम डाटा को यूज किया, उसके लिए वो क्या था, सेकेंडरी था। ये कुछ भी हो सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बुक से भी ले सकते हैं, जर्नल से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं, कि न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं, पब्लिश भी हो सकता है। पब्लिश मतलब कि जो लोगों तक पहुंच जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, जैसे वेबसाइट पे हर चीज़ पब्लिश होती है, लोगों को हर जो जैसे मुझे दिखाई दे रही है ना, वैसे आपको भी चीज़ दिखाई देंगी। अब मैं वीडियोस अपलोड करके पब्लिश करती हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, केवल 3-4 बच्चों के लिए नहीं अपलोड करती मैं, जितने हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं ना, उन सभी के लिए आपको सेम सुनाई देगा। जिस टाइम पे मैं जो वर्ड को बोल रही हूँ वो सेम सुनाई देगा। तो पब्लिश का मतलब है जब जैसी इन्फॉर्मेशन एक पर्सन को दिखाई दे रही है, वैसी ही इन्फॉर्मेशन बाकी को भी दिखाई दे। अनपब्लिश का मतलब होता है जो कि क्या होती है, सबके पास सेम नहीं होती, ठीक है, सबके पास नहीं पहुंच सकती। ये जो डाटा जो होता है ना, वो अनपब्लिश होता है। क्या है, गवर्नमेंट है पब्लिकेशन, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल जो पब्लिकेशन होते हैं, जैसे कि हमें कंट्री के बारे में जानना होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना होता है, उनकी मनी मार्केट जो मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना होता है, IMF के बारे में जाना होता है। IMF होता है मनी प्रोवाइड करने के लिए होता है, मनी प्रोवाइड किसी भी बैंक को, किसी भी देश को जब उसकी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूज़ करते हैं, वो हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या होता है, जो आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट होती है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड के, ठीक है। बट आप उसमें से क्या एक काम करना पड़ेगा, आपको उसमें से आपकी इन्फॉर्मेशन छांटनी पड़ेगी जैसी आपकी चाहिए। पर प्राइमरी डाटा के अंदर आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं ना, डाटा के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राइमरी डाटा हम प्रॉपर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, बट सेकेंडरी डाटा में हमें क्या होता है, हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको छांटना होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड कमीशन। हम क्या है, जो कमेटी की रिपोर्ट आती है, कमीशन की रिपोर्ट आती है, UGC नेट की जैसे रिपोर्ट आई थी। अब जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, हर साल जो भी चेंजेस होते हैं उनकी रिपोर्ट आती रहती है, उनका इंटीमेशन आता है, तो उसकी वो भी एक रिपोर्ट आपकी एक डाटा बन सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है प्राइवेट पब्लिकेशन। प्राइवेट कंपनी वाले जो अपनी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू द प्रोस्पेक्टस के थ्रू या फिर किसी भी के हेल्प के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम आता है, स्पेशल इकोनॉमिक्स की ही न्यूज़ आती है, एक जगह फाइनेंशियल एक्सप्रेस आती है, एक जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक मार्केटिंग, पर्टिकुलर स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपको क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ही देखने को मिलेंगे। जैसे बिजनेस की न्यूज़ लेना तो बिजनेस टाइम्स आते हैं, और इकोनॉमिक्स की न्यूज़ लेना तो इकोनॉमिक्स टाइम आते हैं। तो इस तरह की आपको क्या है, आपको सोर्स होते हैं ये जो सेकेंडरी हैं, जो आपने पब्लिश्ड सोर्सेज पढ़े। अनपब्लिश्ड जो इसके जो आपको शो ऑफ नहीं होते, आपको खुद जाके मतलब किसी से पूछ कर आना पड़ेगा। जैसे कि पहले ज़माने में होते थे ना, दादा परदादा के टाइम, कि पहले ऐसे रिकॉर्ड नहीं होते थे, इंटरनेट पर बहुत कम होते थे, बट आज क्या है, हर एक चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। परंतु जब हम क्या करते हैं, किसी के पास जाते हैं, उससे कॉपियों में लिखी बातें को यूज़ करते हैं, बुक करते हैं, जो अनपब्लिश होती है उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका हो गया चैप्टर फिनिश। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ना, मैं आपको पहले ही बता रही थी, जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पर बनता है, ठीक है, इसके सोर्सेज पे बनता है, ठीक है जी, ये आपने टाइप पढ़ी लिए हैं, इन पे बनता है। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 4-4 नंबर में आते हैं, इनका डिफरेंस जरूर आता है। इसके बाद हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन का। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस ही पूछा जाता है कि इनके मेन डिफरेंस क्या होती हैं। डिस्क्रीट, कंटिन्यूस एंड इंडिविजुअल सीरीज हम सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ेंगे, बट इसके अंदर जो मेन पॉइंट आता है, जो सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, वो आता है इनके बीच में डिफरेंस और इनका मीनिंग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। Thank you for watching this video. Have a nice day.